सोचिए आप एक टीनेजर हैं और अचानक आपके कंधों पर एक ऐसे साम्राज्य का बोझ आ जाता है जो जो बिखरने ही वाला है। जी हाँ, ये कहानी है अकबर की, एक ऐसे लड़के की जिसे आगे चलकर इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक बनना था। उम्र थी सिर्फ 14 साल। सोचिए, 14 साल। इस उम्र में तो ज्यादातर लोग बस अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, है ना? पर अकबर को विरासत में मिला एक बहुत बड़ा साम्राज्य। लेकिन ये कोई खुशियां मनाने का मौका बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो साम्राज्य उसे मिला था वो बस नाम का था। हकीकत में तो ये एक ऐसा राज्य था जो ढहने के कगार पर था। चारों तरफ विद्रोही, खजाना लगभग खाली और दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। मतलब हर एक दिन वजूद की लड़ाई थी। तो ये ताज फूलों का नहीं, कांटों का था। अकबर का शुरुआती दौर वाकई किसी कांटों के ताज से कम नहीं था। गद्दी पर बैठते ही उसे अपने ही दरबार में और बाहर हर तरफ से चुनौतियों का एक अंबार मिला। शांति, शांति तो भूल ही जाइए। उसका शासन तो शुरू से ही उथल पुथल से भरा था। पिता की मौत के फौरन बाद ही एक के बाद एक विद्रोह शुरू हो गए। कभी 1564 में ताकतवर उज़्बेकों ने सिर उठाया, तो कभी उसके अपने ही मिर्जा भाइयों ने बगावत कर दी। मतलब अकबर लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। और फिर आया 1566 का वो साल, जब उस पर एक जानलेवा हमला हुआ। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी घटना के बाद उसे ये एहसास हुआ कि अब सलाहकारों के पीछे छिपकर काम नहीं चलेगा। सत्ता की असली बागडोर उसे खुद अपने हाथों में लेनी होगी। ये वो पल था जब एक लड़का सच में एक राजा बना। तो अब दिल्ली का हाथ से निकलना। देखिए, अकबर इन सारी मुश्किलों से जूझ ही रहा था कि एक नया और शायद सबसे बड़ा खतरा सामने आ खड़ा हुआ। नाम था हेमू, एक ऐसा सेनापति जिसकी सीधी नजर दिल्ली के तख्त पर थी। यहां पर एक क्लासिक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। एक तरफ अकबर पंजाब में दुश्मनों से लड़ रहा था, उसका ध्यान वहां बटा हुआ था। और इसी मौके का फायदा उठाकर हेमू ने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। उसने सीधे मुगल साम्राज्य के दिल यानी दिल्ली और आगरा पर ही कब्जा कर लिया। मतलब अकबर अपनी ही राजधानी से कट चुका था। और फिर आई वो तारीख, 6 अक्टूबर 1556। इस दिन हेमू ने खुद को भारत का नया महाराजा घोषित कर दिया। ये अकबर के लिए एक जबरदस्त झटका था। सोचिए, न सिर्फ उसकी राजधानी चली गई, बल्कि अब आधिकारिक तौर पर उसकी जगह कोई और ले चुका था। तो अब बारी थी भारत के लिए युद्ध की। ये जो अब होने वाला था ना, ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये तो अकबर के लिए सब कुछ था। उसका ताज, उसकी विरासत और हाँ, पूरे हिंदुस्तान का भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा था। उस नौजवान बादशाह और उसके सलाहकारों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या करें? काबुल लौट जाएं, जहां वो सुरक्षित रहेंगे, या फिर यहीं रुककर भारत के दिल यानी दिल्ली के लिए लड़ें? ज्यादातर लोगों की सलाह थी पीछे हट जाओ, पर अकबर ने लड़ने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसमें हार का मतलब था सब कुछ खत्म। और फिर आया पानीपत का दूसरा युद्ध। यहां पानीपत के मैदान में अकबर के सामने जो चुनौती थी वो लगभग नामुमकिन लग रही थी। हेमू की सेना बहुत बड़ी थी और उसके पास थे 1500 जंगी हाथी, जो समझिए उस जमाने के टैंक हुआ करते थे। और अकबर के पास, उसके पास थी बस उसकी सेना का फौलादी इरादा। ये एक जबरदस्त टक्कर होने वाली थी। और फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। सारी उम्मीदों के खिलाफ, हर मुश्किल को पार करते हुए अकबर की छोटी सी सेना ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में एक चमत्कारी जीत हासिल की। इस एक जीत ने सिर्फ उसका ताज नहीं बचाया, इसने तो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो अब एक साम्राज्य खड़ा गया। पानीपत की इस जीत के बाद कहानी अब सिर्फ जिंदा रहने की नहीं रही, अब यह कहानी थी जीत की, एक महान साम्राज्य बनाने की। अब अकबर डिफेंसिव नहीं बल्कि अग्रेसिव मोड में आ चुका था। इस जीत ने एक ऐसी लहर पैदा की जिसने दशकों तक चलने वाले विस्तार का रास्ता खोल दिया। अगले 40 सालों में 1562 में मालवा से शुरू होकर 1601 में खानदेश तक अकबर ने एक के बाद एक इलाका अपने साम्राज्य में मिला लिया। और देखते ही देखते मुगल साम्राज्य का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। चलिए अब बात करते हैं चलती फिरती राजधानी की, क्योंकि देखिए, एक महान साम्राज्य सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बनता। अब अकबर के शासन का एक और पहलू देखते हैं, उसका अपने इतने बड़े साम्राज्य पर राज करने का अनोखा तरीका। अकबर की काबिलियत सिर्फ जंग जीतने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका शासन करने का तरीका भी कमाल का था।
वो समझ गया था कि इतने बड़े साम्राज्य को एक जगह बैठकर नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए उसने अपनी राजधानी को कई बार बदला, दिल्ली से फतेहपुर सीकरी, फिर लाहौर और आखिर में आगरा। वो हमेशा अपने साम्राज्य की जरूरतों के हिसाब से फैसले लेता था, और उसका जो चलता फिरता दरबार था वो तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो हुकूमत को लोगों के दरवाजे तक ले जाना चाहता था। आगरा का किला, अच्छा इसका नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद एक मजबूत सी दीवार है ना, या फिर शाही शानो शौकत। पर देखे इसकी कहानी ना सिर्फ लाल पत्थर की नहीं है, ये तो एक पूरे साम्राज्य के उठने, बदलने और अपनी एक गहरी छाप छोड़ जाने की दास्तां है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक किला था, मतलब दुश्मनों से बचाने वाला एक घेरा, या फिर ये कुछ और भी था? चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए हम सीधे चलते हैं 16वीं सदी में। देखिए, किले को समझने से पहले ना हमें उस शहर को समझना होगा जहां ये बना था, और वो शहर था अकबर का अकबराबाद। तो हुआ यूं कि 16वीं सदी में आगरा सिर्फ आगरा नहीं रह गया था, इसे एक नया नाम मिला, अकबराबाद। और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, नहीं, ये तो अकबर के एक बहुत बड़े विजन का ऐलान था, एक नई शाही राजधानी का सपना था ये। जरा सोचिए, अकबराबाद उस दौर में मुगल सल्तनत का सबसे बड़ा और सबसे अहम शहर था। मतलब सारी ताकत यहीं से चलती थी, पूरी दुनिया की नजरें इसी शहर पर टिकी हुई थी। और हाँ, ये शहर बसाया भी गया था बड़ी ही होशियारी से। यमुना के पश्चिमी किनारे पर इसकी लोकेशन एकदम स्ट्रेटेजिक थी। लेकिन जो चीज़ इसे सच में खास बनाती थी ना, वो थी इसके एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। सोचिए, उस जमाने में बारिश के पानी की निकासी का इतना बेहतरीन इंतजाम, ये साफ बताता है कि ये शहर सोच में अपने वक्त से कितना ज़्यादा आगे था। और ऐसे ही एक लाजवाब शहर के ठीक बीचों बीच खड़ा किया गया एक ऐसा किला जो आज भी अपने बुलंदी की कहानी सुनाता है। नाम है इसका सुर्खलाल किला। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। जहां पहले लोधी सल्तनत की मिट्टी गारे की टूटी फूटी सी दीवारें थीं, अकबर ने 1565 में उसे पूरी तरह से बदल दिया। उसकी जगह पर खड़ी की गई लाल बलुआ पत्थर की एक ऐसी दीवार जो सिर्फ मजबूत ही नहीं थी, बल्कि वो तो शाही ताकत का एक जीता जागता प्रतीक थी। यहाँ पर इतिहासकार ब्लेयर और ब्लूम एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। उनका कहना है कि इसी लाल पत्थर की वजह से इसका नाम लाल किला पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दिल्ली वाले लाल किले से भी पहले आगरा का अपना एक लाल किला था। और मजे की बात तो देखिए, इस नए किले की बुनियाद पुराने किले के नक्शे पर ही रखी गई थी। इसका जो सेमी सर्कुलर शेप है, यानी कि अर्धवृत्ताकार डिजाइन, वो यमुना नदी के घुमाव के साथ एकदम परफेक्ट फिट बैठता था। अब देखिए, किसी भी किले की असली पहचान और उसकी शान क्या होते हैं? उसके दरवाजे। और आगरा किले के दरवाजे, अरे वो तो बस देखते ही बनते हैं। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये तो किले के अंदर एक और किला था। इसकी सुरक्षा का घेरा तोड़ना लगभग नामुमकिन था। जरा सोचकर देखिए, पहले एक गहरी खाई, फिर एक दीवार, और उसके बाद एक और मजबूत दीवार। इस पूरे चक्रव्यूह में दाखिल होने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते थे। ये 2 दरवाजे थे, एक उत्तर की तरफ दिल्ली गेट और दूसरा दक्षिण की तरफ अमर सिंह गेट। लेकिन इन्हें सिर्फ गेट कहना सही नहीं होगा, ये तो अपने आप में आर्किटेक्चर के बेजोड़ नमूने हैं। तो इनकी खासियत क्या है? वो बड़े बड़े मेहराब, वो मजबूत बुर्ज, और सबसे खूबसूरत लाल और सफेद संगमरमर के बीच वो जो नीली टाइलों की जड़ाई का काम है ना, ये वो डिजाइन है जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। लेकिन अकबर ने जो कहानी शुरू की थी, उससे एक नई ही बुलंदी पर पहुंचाया उनके पोते शाहजहां ने। और यहीं से किले की कहानी में एक नया मोड़ आता है। असल में आज हम किले का जो रूप देखते हैं ना, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट शाहजहां को जाता है। उन्होंने अकबर की बनाई हुई बुनियाद पर संगमरमर के, कह सकते हैं, ख्वाबों जैसे महल खड़े कर दिए। किले के दक्षिणी हिस्से में बने जहांगीरी महल और अकबर महल जैसी इमारतें इसी बदलाव की गवाह हैं। यहीं पर लाल पत्थर और सफेद संगमरमर का वो संगम देखने को मिलता है जो मुगल आर्किटेक्चर के पूरे सफर को बयां करता है। तो एक ऐसी चाल जिससे एक मुगल बादशाह ने अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को अपना सबसे करीबी रिश्तेदार बना लिया। तो सोचिए जरा, एक नौजवान बादशाह अकबर, और उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल,
इतना बड़ा साम्राज्य, उसे एक साथ कैसे रखा जाए, खासकर तब जब ज्यादातर इलाका शक्तिशाली और आजाद राजपूत योद्धाओं के कंट्रोल में हो। तो अकबर ने क्या किया, चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले उस वक्त के हालात को समझना जरूरी है। देखिए, अकबर जिस जमीन पर राज कर रहा था वो बहुत बड़ी थी और बिखरी हुई थी, और इस जमीन के एक बड़े हिस्से पर किसका राज था? गर्व से भरे ताकतवर राजपूत योद्धाओं का। तो अब सवाल ये है कि अकबर ने इस चुनौती का सामना किया कैसे? उनका जवाब था एक ऐसा कदम जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। वो था एक शादी का प्रस्ताव। और ये जो पहला कदम था वो उठाया गया आमेर के राजा भारमल के साथ। उन्होंने अपनी बेटी हरखाबाई की शादी का प्रस्ताव अकबर को दिया। लेकिन सोचिए जरा, उस राजकुमारी के लिए इसका क्या मतलब था? ये एक बहुत बहुत बड़ा बलिदान था। उन्हें अपना नाम बदलना पड़ा, अपना परिवार छोड़ना पड़ा, अपना घर, सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छूट गया। हाँ, राजकुमारी ने तो सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उनके परिवार के लिए इसका राजनीतिक फायदा बहुत बड़ा था। इस एक रिश्ते ने उनकी ताकत को आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए मजबूत कर दिया था। पर रुकिए, ये कोई आम शादी का गठबंधन नहीं था जैसा पहले होता आया था। अकबर के इस तरीके में कुछ ऐसा था जो रेवोल्यूशनरी था, जो इसे पहले के सुल्तानों की सोच से बिल्कुल अलग बनाता था। और वो खास बात क्या थी? देखिए, पहले के जमाने में ऐसी शादियां बस एक तरह का सौदा होती थी, पर अकबर ने इसे बदल दिया। उसने इस रिश्ते को सिर्फ लेन देन नहीं, बल्कि सम्मान और बराबरी का रिश्ता बनाया। राजपूत ससुराल वालों को वही इज्जत दी जो मुस्लिम ससुराल वालों को मिलती थी। उनके परिवार वालों को दरबार में बड़े बड़े पद दिए गए। तो ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये दो ताकतों का असली मिलन था। तो जाहिर है ये रणनीति काफी हद तक कामयाब रही। ज्यादातर राजपूत परिवारों ने इस नए रिश्ते को, इस नए स्टेटस को अपना लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी थे, कुछ पुराने ख्यालात वाले कुल, जिन्होंने इसे अपनी शान के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपमान माना। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, विरोध का मोड़। इनमें सबसे आगे थे दो सबसे ताकतवर कुल, मेवाड़ के सिसोदिया और रणथंभौर के हाड़ा। इन्होंने साफ साफ शादी के किसी भी प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। ये लोग विरोध का चेहरा बन गए। लेकिन अकबर की सियासत भी कमाल की थी। देखिए, जब रणथंभौर के सुरजन हाड़ा ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो अकबर ने क्या किया? उसने उनकी बात का सम्मान किया और फिर भी उन्हें एक बड़ा ओहदा देकर गढ़कटंग का गवर्नर बनाकर अपने साथ जोड़ लिया। इससे साफ पता चलता है कि उसका असली मकसद सिर्फ रिश्तेदारी जोड़ना नहीं था, बल्कि साम्राज्य को मजबूत करना था। पर हर कोई सुरजन हाड़ा जैसा नहीं था। कुछ लोगों के लिए ये समझौता करना नामुमकिन था। उनके लिए ये एक ऐसा धोखा था जिसकी सजा सिर्फ मौत हो सकती थी। और इसकी एक मिसाल है सिवाना के कल्याणदास राठौड़ की कहानी। वो इस बात पर इतना भड़के कि उन्होंने अपनी ही भतीजी का रिश्ता शहजादे जहांगीर से तय करने पर राव उदय सिंह और शहजादे जहांगीर दोनों को जान से मारने की धमकी दे डाली। अब बादशाह को दी गई धमकी का अंजाम तो होना ही था। साम्राज्य का जवाब बहुत तेज और बहुत क्रूर था। अकबर ने सिवाना पर शाही फौज भेज दी। कल्याणदास लड़ते हुए मारे गए और इसके बाद जो हुआ वो राजपूत इतिहास का एक और दर्दनाक पन्ना है। उनके घर की औरतों ने जौहर कर लिया। तो इस पूरे विरोध और समर्थन के बीच इस नीति का लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? साम्राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इस नीति ने मुगल साम्राज्य को कई तरह से बदला। राजपूत मुगलों के सबसे वफादार और ताकतवर साथी बन गए। सोचिए, 1572 के गुजरात अभियान जैसे अहम मौकों पर मुगल फौज को राजपूत ऑफिसर ही लीड कर रहे थे। दरबार में हिंदू और मुस्लिम सोच का मेलजोल बढ़ा, जिससे एक नई संस्कृति पैदा हुई और हाँ, मिश्रित विरासत वाली एक नई पीढ़ी भी पैदा हुई। प्रशासन में भी सबको बराबर मौके मिलने से वो और मजबूत हुआ। और ये सिर्फ सियासत की बात नहीं थी, ये बहुत गहरी बात थी। हरम में जो राजपूत रानियां थीं, उन्हें अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी थी और उनके जो रिश्तेदार दरबार में थे वो एक तरह से आम लोगों की आवाज बन गए थे। इसी से मुगल दरबार के अंदर एक नई मिली-जुली संस्कृति ने जन्म लिया। तो आखिर मुगल सम्राट अकबर, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है अकबर महान, है ना? पर क्या उनकी कहानी वाकई इतनी सीधी सादी है?
आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि अकबर की विरासत सच में महान थी या फिर विरोधाभासों से भरी हुई। देखिए, अकबर का इतिहास ना वो बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ तो वो अकबर हैं जिन्हें हम एक बहुत ही लिबरल, दूर की सोचने वाले बादशाह के तौर पर जानते हैं, और फिर एक दूसरी कहानी भी है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो इस पूरी इमेज पर सवाल खड़े कर देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि असली अकबर थे कौन? चलिए इन दोनों ही कहानियों को एक एक करके समझते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं उस अकबर से जिनसे हम सब वाकिफ हैं। वो अकबर जो एक उदार शासक थे, जिन्होंने अलग अलग धर्मों को एक साथ लाने की बड़ी कोशिश की। अकबर ने अपनी पॉलिसीज में सबको साथ लेके चलने को बहुत इंपॉर्टेंस दी। देखिए, उन्होंने अपने पूर्वजों से हटकर कई हिंदू राजकुमारियों से शादियां की। इतना ही नहीं, बीरबल और राजा टोडरमल जैसे हिंदुओं को अपने दरबार में, मतलब नवरत्नों में, बहुत ऊंचे ओहदे भी दिए। और उनकी जो दिलचस्पी थी ना, वो सिर्फ इस्लाम तक ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा सबूत है फतेहपुर सीकरी में बनाया गया इबादत खाना। यहाँ वो अलग अलग धर्मों के गुरुओं को बुलाते थे और घंटों तक उनसे बहस और चर्चा करते थे। और इसी सोच का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम कदम था 1562 में हिंदुओं पर से जजिया टैक्स हटाना। अब ये जजिया टैक्स क्या था? ये एक ऐसा कर था जो सिर्फ गैर मुसलमानों को देना पड़ता था, और ये खासकर गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। तो इसे हटाना उस वक्त एक जबरदस्त और बहुत पॉपुलर फैसला माना गया। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। तो अब जरा उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो अकबर की इस लिबरल इमेज पर सवालिया निशान लगाती हैं। और यही पर आता है एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। सोचिए, जिस जजिया टैक्स को उन्होंने 1562 में बड़े जोर शोर से हटाया था, उसी टैक्स को 1575 में वापस लगा दिया। कहा जाता है कि ऐसा मुस्लिम नेताओं के प्रेशर में किया गया। हाँ, ये बात और है कि बाद में इसे फिर से हटा लिया गया, पर इससे ये सवाल तो खड़ा होता ही है कि उनकी पॉलिसीज आखिर कितनी कंसिस्टेंट थी। सोर्सेस से हमें कुछ और भी कड़वी सच्चाइयों का पता चलता है, जैसे कि अकबर के राज में हिंदुओं के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की घटनाएं भी हुईं। उनके कमांडर ने तो हिंदुओं को अपनी पहचान के लिए अलग, मतलब भेदभाव वाले बैज पहनने पर भी मजबूर किया। और फिर 1583 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। पवित्र शहर प्रयागराज का नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया गया। अब ये बातें उस सहिष्णु छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अब आते हैं अकबर के सबसे एम्बिशियस, शायद सबसे अनोखे प्रोजेक्ट पर, दीन-ए इलाही। ये एक तरह से उनके सभी धर्मों को एक साथ लाने वाले विजन का पीक था। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के पीछे जो फिलॉसफी थी वो थी सुलह कुल। ये एक सूफी कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा सा मतलब है यूनिवर्सल पीस या सबके साथ शांति, और यही अकबर की रिलीजियस पॉलिसी की बुनियाद थी। मकसद था पूरे साम्राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखना। तो इसी सुलह-ए-कुल की सोच को आगे बढ़ाते हुए अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही की शुरुआत की, जिसका मतलब था ईश्वर का धर्म। पर ये कोई नया रिलीजन नहीं था। इसे एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट समझिए, जिसमें इस्लाम, हिंदू धर्म, पारसी और ईसाई धर्म, इन सब की अच्छी अच्छी बातों को मिलाया गया था। पर सवाल ये है कि ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब हुआ। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अकबर की मौत के बाद दीन-ए-इलाही को फॉलो करने वाले लोग कितने थे। सिर्फ 19। जी हाँ, सिर्फ 19 लोग। यहाँ तक कि उनके नवरत्नों में से भी सिर्फ बीरबल ही थे जिन्होंने इसे अपनाया। तो ये साफ है कि ये आइडिया आम लोगों के बीच बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हो पाया। दीन-ए-इलाही तो था ही, पर अकबर की जो ये धार्मिक खोज थी ना, वो कई और दिलचस्प किस्सों में भी दिखती है। ऐसा ही एक बहुत मशहूर किस्सा है ज्वालामुखी मंदिर का। हुआ ये कि एक भक्त ध्यानु देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। अकबर ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और देवी की शक्ति का सबूत मांगा, और सबूत के तौर पर उनके घोड़े का सिर काट दिया। कहते हैं कि भक्त की प्रार्थना पर देवी ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया। इस चमत्कार से अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मंदिर में सोने का एक छत्र चढ़ाया। लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि उनके अभिमान की वजह से वो सोने का छत्र एक अजीब सी धातु में बदल गया, जो आज भी वहां मौजूद। चलिए अब अकबर की पॉलिसीज के एक और जरूरी पहलू को देखते हैं, और वो है उनके हिंदू सामंतों, मतलब उनके हिंदू नोबल्स के साथ उनके रिश्ते। और ये रिश्ते अक्सर काफी कॉम्प्लिकेटेड और तनाव भरे रहते थे।
हिस्टोरियन दशरथ शर्मा इस पर एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करते हैं। उनका कहना है कि हमें सिर्फ अकबरनामा जैसे ऑफिशियल दरबारी रिकॉर्ड्स पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि जब हम दलपत विलास जैसे इंडिपेंडेंट टेक्स्ट्स को पढ़ते हैं तो एक पूरी तरह से अलग तस्वीर सामने आती है, और उस तस्वीर में अकबर का बर्ताव अपने हिंदू सामंतों के साथ काफी सख्त और अभद्र था। इसका एक सीधा साधा उदाहरण मिलता है राजा मानसिंह से जुड़े एक वाकये में। जब राजा मानसिंह ने बंगाल में बिना इजाजत के एक मंदिर बनवाना शुरू किया तो अकबर ने न सिर्फ उस काम को रुकवा दिया बल्कि 1595 में उसे एक मस्जिद में बदलने का हुक्म दे दिया। इससे ये पता चलता है कि उस दौर में धार्मिक आज़ादी की भी अपनी एक सीमा थी। और ये जो टेंशन थी, इसका असर सिर्फ अकबर के जिंदा रहने तक ही नहीं था। उनकी मौत के कई कई दशकों बाद इसका नतीजा एक बहुत ही विस्फोटक घटना के रूप में सामने आया। ये बात है अकबर की मौत के लगभग 83 साल बाद की। साल था 1688। जाट नेता राजा राम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे पर हमला कर दिया। मकबरे को लूटा गया, लेकिन जो इसके बाद हुआ वो सिर्फ लूटपाट नहीं थी। उन्होंने अकबर की हड्डियों को कब्र से बाहर निकाला और उन्हें जला दिया। ये एक ऐसा काम था जो उस वक्त के गहरे गुस्से और बदले की भावना को दिखाता है। जब हम इतिहास के महान शासकों की बात करते हैं तो एक नाम जरूर जहन में आता है, मुगल सम्राट अकबर। उनके नाम के साथ ही एक विशाल साम्राज्य, शानदार इमारतें और गहरी सोच की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन इस महानता के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जो सच में हैरान कर देने वाला है। देखिए, अकबर की कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसी पहेली जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसा सम्राट जिसने ज्ञान और कला को इतना आगे बढ़ाया, वो खुद पढ़ लिख नहीं सकता था। जी हाँ, वो निरक्षर था। तो सवाल ये है कि ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए आज मिलकर इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जाहिर है अकबर के बचपन से। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षक रखे गए थे, लेकिन उसका मन किताबों में तो लगता ही नहीं था। तो जब शिक्षक उसे अक्षर ज्ञान सिखाने की कोशिश कर रहे होते थे, तब युवा अकबर का ध्यान कहाँ था? उसका मन लगा रहता था खुले आसमान में उड़ते कबूतरों में, तेज रफ्तार घोड़ों की सवारी करने में और अपने वफादार कुत्तों के साथ खेलने में। उसे असली दुनिया की चीजें अपनी तरफ खींचती थीं, न कि कागज पर लिखे हुए सूखे अक्षर। और ये सिर्फ कोई बचपन की नादानी नहीं थी, ये तो उसकी फितरत थी। एक के बाद एक कई शिक्षक आए, मुल्ला असमुद्दीन, मौलाना बामजीद, मौलाना अब्दुल कादिर, लेकिन कोई भी उस राजकुमार को पढ़ा नहीं पाया। बात सीधी सी थी, पढ़ने लिखने में उसकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। और फिर अचानक जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इस युवा अनपढ़ लड़के को सीधे हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा दिया। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए वो औपचारिक तौर पर तो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से बदला। 1555 में उसके पिता हुमायूं दिल्ली वापस जीतते हैं, लेकिन कुछ ही महीने बाद एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है और अचानक 14 फरवरी 1556 को सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर को युद्ध के मैदान के पास ही सम्राट घोषित कर दिया जाता है। सोचिए जरा, एक बच्चा जिसके कंधों पर अचानक एक पूरे साम्राज्य का बोझा पड़ा। और यहीं से अकबर की कहानी का सबसे अनोखा हिस्सा शुरू होता है। वो पढ़ तो नहीं सकता था, लेकिन उसने सीखना कभी नहीं छोड़ा। उसने ज्ञान हासिल करने का अपना एक बिल्कुल ही अलग तरीका खोज निकाला। तो क्या था उसका तरीका? सिर्फ एक चीज, उसकी जबरदस्त जिज्ञासा। उसके अंदर जानने की एक आग थी, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती ही नहीं थी। वो हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे जानना चाहता था, और इस चाहत के आगे उसका पढ़ लिख ना पाना कभी कोई रुकावट नहीं बना। तो फिर वो सीखता कैसे था? उसने एक बहुत ही शानदार तरीका अपनाया। हर रात जब वो सोने जाता तो एक खास दरबारी उसे दुनिया भर की किताबें पढ़कर सुनाता था। सोचकर देखिए, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान, वो सब कुछ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने कानों से सीख रहा था, अपने दिमाग में उतार रहा था। और इस अनोखी पढ़ाई का नतीजा कमाल का था। अकबर एक ऐसे समझदार शासक के रूप में उभरा जिसने कला और संस्कृति को इतना बढ़ावा दिया जितना पहले कभी नहीं मिला था। उसके दरबार में चित्रकारी, संगीत और साहित्य की जैसे बहार आ गई।
उसने संस्कृत के महान ग्रंथों का फारसी में और फारसी की किताबों का संस्कृत में अनुवाद करवाया, ताकि ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित न रहे। लेकिन अकबर की ये जो जानने की भूख थी ना, वो सिर्फ कला और साहित्य पर ही नहीं रुकी। उसकी सबसे गहरी खोज तो सच को लेकर थी, और इस खोज ने उसे धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर बहुत दूर तक पहुंचा दिया। उसका ये नजरिया एक दिन में नहीं बना। उसने राजपूत राजकुमारियों से शादी की, जो सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक जुड़ाव था। उसने अपने दरबार में हर धर्म के काबिल लोगों को बड़े बड़े पद दिए, और सबसे बड़ी बात, उसने बनवाया इबादत खाना, एक ऐसी जगह जहां मुस्लिम, हिंदू, जैन, ईसाई सभी धर्मों के विद्वान एक साथ बैठकर इस पर बहस करते थे कि सच क्या है। इन्हीं चर्चाओं से उसके नए विचार दीने इलाही का जन्म हुआ, जो सभी धर्मों की अच्छी बातों का एक संगम था। एक ऐसा इंसान जिसने इतनी शानदार जिंदगी जी, उसका अंत भी उसकी शख्सियत की ही तरह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक, इतना बड़ा ज्ञानी, लेकिन उसका अंत बहुत ही सादा। 27 अक्टूबर 1605 को उसकी मृत्यु के बाद बिना किसी बड़े शाही तामझाम के उसे चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया। एक शानदार जिंदगी का एक बहुत ही खामोश अंत। तो आखिर में अकबर की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। महानता को हम नापते कैसे हैं? क्या वो औपचारिक शिक्षा से आती है, या फिर जानने और सीखने की उस कभी न खत्म होने वाली प्यास से? अकबर जो पढ़ नहीं सका, शायद हमें यही सिखाता है कि सच्चा ज्ञान किसी एक रास्ते का मोहताज नहीं होता।